यूजुअली आपके पास ज्योग्राफी में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो टोपोग्राफी के चैप्टर से होता है। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो इसमें आप देखें कि यहाँ पर इसने आपको इस मैप में कुछ चीजें हाईलाइटेड होगा कि भाई ये चीजें क्या हैं, इनको आइडेंटिफाई करें वगैरह। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है नेम नेम द लैंड फॉर्म यू एंड द सिटी वी शोन इन फिगर 1.1। लैंड फॉर्म यू की बात करें तो ये बेसिकली माउंटेन रेंज है, जो आपकी सफेद को रेंज है। ठीक है, वो यहाँ हाईलाइटेड है। ये नॉर्थ, ये वेस्टर्न माउंटेन्स की अगर बात करें तो वेस्टर्न माउंटेन्स के अंदर सफेद को रेंज यहाँ लोकेटेड होती है। तो ये सबसे पहले तो वो पूछ रहा है। सिटी वी की बात कर रहा है तो सिटी वी पर कराची लोकेटेड है। ठीक है, ये सिटीज को कोशिश करें कि जो मेजर सिटीज हैं पाकिस्तान के, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, क्वेटा वगैरह, इसकी लोकेशन जरूर आप लोगों के जहन में होनी चाहिए। पार्ट टू पे आ जाते हैं। सजेस्ट टू रीजंस व्हाई इट मे बी डिफिकल्ट टू डेवलप लार्ज एयरपोर्ट ऑन बलूचिस्तान प्लेट्यू। बलूचिस्तान प्लेट्यू पे वो कह रहा है कि जी लार्ज एयरपोर्ट बनाना मुश्किल क्यों है। अच्छा, लार्ज एयरपोर्ट के लिए लार्ज एरिया रिक्वायर्ड होता है, वो तो यहाँ अवेलेबल है। लेकिन बलूचिस्तान प्लेट्यू में जो सबसे बड़ा इशू है वो टेरेन का है। द टेरेन अवेलेबल ऑन द बलूचिस्तान प्लेट्यू इज अनइवन। ridges, ravines and depressions have been found on the Balochistan plateau। ठीक है, रिजेस खड्डे जो आपके पास होते हैं, तो अनइवन ऊपड़ खाबड़ जमीन है, रगेड लैंडस्केप है, कहाँ से आप एयरपोर्ट बनाएंगे वहां पर। दूसरा ये है कि मेटल्ड रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज, स्किल्ड लेबर इज नॉट अवेलेबल इन द एरिया। बलूचिस्तान प्लेट्यू वहाँ डेवलपमेंट ही नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है उनका भी इशू है सबसे बड़ा, जिसकी वजह से जो है वहाँ डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, इसने यहाँ पर आपको एक इंसर्ट में मैप दिया हुआ है और उससे रिलेटेड ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। वो कह रहा है कि स्टडी फिगर 1.2, अ मैप शोइंग द लोकेशन ऑफ द एयरपोर्ट इन पिशावर, यूजिंग फिगर 1.2 डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द एयरपोर्ट। जरा इंसर्ट की तरफ जाते हैं और इस मैप को देखते हैं कि भाई ये मैप क्या है, और फिर इस पर बात करते हैं। ये आपके पास मैप अवेलेबल है और यहाँ फिगर 1.2 के अंदर जो है वो इसने एयरपोर्ट की लोकेशन आपको दी है। ये एयरपोर्ट लोकेटेड है। अच्छा, एयरपोर्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करना है। अब यहाँ डिस्क्राइब करने के लिए आप डायरेक्शंस का सहारा ले सकते हैं, या मैप में जो भी एरियाज आपको नजर आ रहे हैं, रेल नेटवर्क नजर आ रहा है, रोड्स नजर आ रही हैं, उनकी मदद से इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं कि द एयरपोर्ट, द पिशावर एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द सिटी। सबसे पहले तो इट इज सराउंडेड विद अ नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड ऑल्सो अ रेलवे नेटवर्क पासिस नियर बाय द एयरपोर्ट। यानी ये अप्रोचेबल है, एक्सेसिबल है। द मेन कमर्शियल एरिया इज लोकेटेड नियर बाय द एयरपोर्ट, देयरफॉर that it is beneficial for the traders that they can get their goods transported easily। ठीक है, the administrative part of the city is also located near to the airport, therefore managing the airport becomes easier। ठीक है, major universities are also be found to located near to the airport, therefore the international visits or the international visitors whosoever are coming, they can easily come to the airport and they can visit the airport or whatever। Industries were found to be located towards the southwest of the airport, a bit far away from the airport। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि आप एयरपोर्ट की लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टेट टू इम्प्रूवमेंट्स दैट हैव रिसेंटली टेकन प्लेस इन एयर कम्युनिकेशंस इन पाकिस्तान। एयर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो द टिकटिंग सिस्टम ऑफ द एयर कम्युनिकेशन हैव बिकम बेटर नाउडेज। ऑनलाइन टिकटिंग हैज बीन पॉसिबल। ठीक है, दूसरा एयर कम्युनिकेशन की अगर बात करें तो द एयरपोर्ट्स हैव बीन एक्सटेंडेड, द सर्विसेज ऑन द एयरपोर्ट्स हैव बिकम बेटर। ठीक है, नाउडेज द सिलेक्शन ऑफ लाउंज एंड द सीट्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल ऑनलाइन, that can be accessible. Moreover, flights can be traced online as well by visiting the website of Civil Aviation Authority। अगर आप CAA की वेबसाइट पर विजिट करें
तो आप एक्सेस कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि कौन सी फ्लाइट कब किस टाइम आ रही है, कहाँ से जा रही है, पूरे पाकिस्तान का डेटा उस पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डिस्क्राइब टू फीचर्स ऑफ अ लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री को कैसे पहचानेंगे कि भाई ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री? सबसे पहले तो भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री एम्प्लॉयज अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज who are going to work for the factory. Large scale industry is going to require large amount of investment. More production of goods is going to be done from a large scale industry. तो कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे फीचर्स हैं उसके। फीचर्स का मतलब है कि भाई आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि भाई ये लार्ज स्केल इंडस्ट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजिंग फिगर 1.2 एंड योर ओन नॉलेज सजेस्ट टू एडवांटेजेस ऑफ लोकेटिंग अ न्यू लार्ज स्केल इंडस्ट्री एट पॉइंट डब्ल्यू। अच्छा जी, दोबारा मैप की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि भाई जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की ये बात कर रहा है, तो पॉइंट डब्ल्यू है किधर? ये रहा पॉइंट डब्ल्यू, आपको नजर आ रहा होगा एयरपोर्ट के साउथ वेस्ट पे पॉइंट डब्ल्यू है। और वो कह रहा है कि अगर लार्ज स्केल इंडस्ट्री यहाँ लोकेट करें तो दो एडवांटेजेस बताएं भाई। सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि द रेल नेटवर्क इज लोकेटेड नियर बाय, देयरफॉर डोमेस्टिक ट्रेड इज गोइंग टू बी इजी। द गुड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द सिटी थ्रू रेल ट्रांसपोर्टेशन इजीली। ठीक है। अच्छा, दूसरा ये है कि द रोड दैट इज कनेक्टिंग द एंटायर सिटी, दैट इज द रिंग रोड, इज लोकेटेड नियर बाय। फिर अ रिवर फ्लोज नियर टू द इंडस्ट्री, देयरफॉर वाटर कैन बी अवेलेबल इजीली। ये भी इसका एडवांटेज है। तो वो पूछ रहा है कि भाई ये, जी एक्सपोर्ट बोले, से कर सकते हैं किससे? सर कि वो एक्सपोर्ट की बात कर सकते हैं कि इंडस्ट्रीज अगर एयरपोर्ट के पास है। बिल्कुल कह सकते हैं कि भाई इफ द इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर टू द एयरपोर्ट देन द गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड इजीली। ये बिल्कुल बात की जा सकती है, ये पॉसिबल है। तो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कि जिसके अंदर वो आपको कहेगा अच्छा ये 4 मार्क का क्वेश्चन है। 4 मार्क का क्वेश्चन का मतलब है कि सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे बल्कि डेवलप्ड स्टेटमेंट लिखेंगे। डेवलप्ड स्टेटमेंट किस तरह होगी, मैं एक स्टेटमेंट बताता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि भाई द इंडस्ट्री कैन बी लोकेटेड एट पॉइंट डब्ल्यू सिंस रेलवे नेटवर्क इज लोकेटेड नियर टू द इंडस्ट्री, therefore the goods can easily be transported across the city easily। ये पूरा डेवलप्ड स्टेटमेंट है। या आपने कहा कि भाई सिंस द एयरपोर्ट इज लोकेटेड नियर टू द पॉइंट डब्ल्यू, देयरफॉर गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड अक्रॉस द ग्लोब थ्रू द एयरपोर्ट। तो प्रॉपर स्टेटमेंट देना पड़ेगा। अगर हम ये सिर्फ लिख दें एयरपोर्ट इज नियर, रोड्स आर नियर, रिवर इज नियर, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं करनी है, पूरा स्टेटमेंट यानी कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिसको हम कहते हैं वो प्रॉपरली डिस्क्राइब्ड होना चाहिए। ये एक बात जरूरी है जिसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, explain how large scale industries can increase economic development in Pakistan. You should develop your own answer. Again, this is a question for 4 marks. This requires a developed statement to be written. ठीक है। यहाँ वो पूछ रहा है कि भाई how large scale industries can increase economic development in Pakistan. Large scale industries will increase the GDP of the country, which will result in economic growth in the country. सबसे बड़ा तो ये फायदा है। Large scale industries will provide employment to a large number of people, resulting in more income, which will lead to a higher living standard in the country. Large scale industries will provide the people with a wide variety of goods at cheaper prices. Hence, the demand of the people will be satisfied. Large scale industries will help in exporting goods across the globe, which will help in improving the balance of trade of the country. अब आप यहाँ देखें कि मैं हर स्टेटमेंट का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बता रहा हूँ कि अगर वो एक्सपोर्ट कर रही है तो मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज विल हेल्प इन इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट्स, बल्कि मैं यहाँ प्रॉपर स्टेटमेंट यूज कर रहा हूँ कि भाई लार्ज स्केल इंडस्ट्री अगर है तो लार्ज स्केल इंडस्ट्री की वजह से सिर्फ एक्सपोर्ट्स इंक्रीज नहीं होंगी, बल्कि ये होगा कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री की वजह से जो है वो एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो रही हैं, तो उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो ओवरऑल इंप्रूव कर जाएगा। तो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी आंसर्ड। और फिर आ जाते हैं पार्ट डी की तरफ, विच इज बेसिकली a 6 mark question। तो ट्रेड की बात के वो रिपीट कर सकते हैं वही स्टेटमेंट। कर सकते हैं।
अच्छा, यहाँ पर दो स्टेटमेंट्स गिवन है और इसको आंसर करने का तरीकेकार वही है कि एक स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है, एक को रिजेक्ट करना है। जिस स्टेटमेंट को सपोर्ट करेंगे उसके 3 पॉइंट्स लिखेंगे, जिस स्टेटमेंट को रिजेक्ट करेंगे उसके 3 पॉइंट्स लिखेंगे। पहली स्टेटमेंट क्या है भाई? बिल्डिंग न्यू इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन पाकिस्तान हैज द मोस्ट पोटेंशियल टू इंक्रीज ट्रेड एंड डेवलपमेंट। वो कह रहा है कि अगर एयरपोर्ट्स ज्यादा बना दिए जाएं तो इससे ट्रेड एंड डेवलपमेंट इंप्रूव हो सकती है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि इम्प्रूविंग एग्जिस्टिंग सी पोर्ट्स इन पाकिस्तान हैज द मोस्ट पोटेंशियल टू इंक्रीज ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यानी कि दो पर्सपेक्टिव्स हैं, या तो क्वेश्चन है एयरपोर्ट सर, अगर के। हम अगर एक स्टेटमेंट को रिजेक्ट करेंगे सर, हम उसके 3 पॉइंट्स रिजेक्ट करने की वजह बताने या उसके साथ उसके डाउन साइड के अलावा उसके प्रॉस भी बताने? नहीं नहीं, सिर्फ जो उसको रिजेक्ट करने की वजह बतानी है, प्रोज ओके नहीं सर। बताने उसके। प्रोज हम सिर्फ उसके बताएंगे जिसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो अब ये टोटली आपकी अपनी मर्जी है कि आप किसी भी स्टेटमेंट को सपोर्ट करें, किसी भी स्टेटमेंट को रिजेक्ट करें। इसके अंदर कोई किसी भी किस्म की कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कोई स्टूडेंट स्टेटमेंट बी को एक्सेप्ट करे, कोई स्टूडेंट स्टेटमेंट ए को एक्सेप्ट करे। इट इज टोटली अप टू यू। एक तरफ वो कह रहा है कि एयरपोर्ट बनाएं तो बेहतर है, दूसरी तरफ वो कह रहा है सी पोर्ट बनाएं तो बेहतर है। लेट्स गो विद स्टेटमेंट बी। तो आंसर आप लोग लिखेंगे किस तरह? आई अग्री विद स्टेटमेंट बी बिकॉज building more international seaports will help in increasing the exports of the country, which will help in improving the balance of payment. Seaports are the cheapest mode of transportation, therefore the transportation cost of goods will be reduced. Due to the availability of seaports, more imports can be done, hence raw material for the industries will easily be imported, which will lead to more industrial development in the country. ये तीन डेवलप्ड स्टेटमेंट्स मैंने बताएंगे, ठीक है। आप इसमें वो बात भी लिख सकते हैं कि पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन इज द एजेंसी विच रेगुलेट्स द सी पोर्ट्स अक्रॉस पाकिस्तान, वो भी ठीक लिख है। सकते हैं एयरपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, क्योंकि नहीं, एयरपोर्ट। अभी हमें सिर्फ उसकी सपोर्ट में लिखना है। एयरपोर्ट की बुराई जब करेंगे तब ये बात करेंगे। अभी हमें सिर्फ सी पोर्ट की अच्छाई बयान कर रहे हैं, तो पहले सी पोर्ट की अच्छाई आ गई, फिर हम आ गए स्टेटमेंट ए की तरफ, ठीक है। स्टेटमेंट हम ए में हमने कहा कि जी आई डिसएग्री विद स्टेटमेंट ए बिकॉज air transportation leads to more carbon emissions, causing more air pollution in the environment, which is hazardous for the world, ठीक है। ये तो सबसे पहला आपने स्टेटमेंट दे दिया। Air transportation is very expensive and it cannot carry heavy and bulky goods, therefore it will not improve the international trade so much. Air transportation is expensive, moreover building international airports require a lot of investment which is not available in Pakistan, ठीक है। अच्छा, इसमें कंक्लूजन की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपने लिख दिया कि आई अग्री आई डिसएग्री। तो जब आपने स्पेसिफाई, सर हम लाइक पहली स्टेटमेंट का ओवरव्यू दे दें और फिर दूसरी स्टेटमेंट का दे दें और फिर एंड पे कंक्लूजन लिख दें, किससे हम ये एक ज्यादा? दूसरा तरीका है। ये एक दूसरा तरीका आंसर करने का कि अगर एग्जाम में ऐसा होता है कि आप किसी स्टेटमेंट में स्टक हैं, अब आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई किसको सपोर्ट करें किसको रिजेक्ट करें। वैसे तो आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, यूजुअली ऐसा होता है कि आपको समझ आ जाती है कि किसको सपोर्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है। लेकिन अगर ऐसा हो रहा है एग्जाम में कि आप स्टक हो जाते हैं कि किसको सपोर्ट करना है किसको रिजेक्ट करना है, तो फिर ये करें कि दोनों स्टेटमेंट्स के एडवांटेजेस लिख दें, स्टेटमेंट ए के भी और स्टेटमेंट बी के भी। बुराई किसी की ना लिखें, दोनों के एडवांटेजेस लिखकर और फिर आखिर में कंक्लूजन दे दें कि आप किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं और उसकी क्या वजह है। तो उसमें ये होगा कि आप आई एग्री आई डिसएग्री वाली जो बात है वो ऐड नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसको स्टार्ट करेंगे, ये होगा। अच्छा जी, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। अगेन एक मैप गिवन है। स्टडी फिगर 2.1, a map showing 3 desert areas in South and West Pakistan. Name either desert X और desert Y. डेजर्ट एक्स खारान डेजर्ट है, डेजर्ट वाई जो है ये आपका थाल डेजर्ट है। अच्छा, अब ये क्या पूछ रहा है कि यूजिंग फिगर 2.1 डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ द डेजर्ट यू हैव चोजन। अच्छा, लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए अगर ये ज्योग्राफी में कहता है और आपको मैप दे रहा है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए आपके पास अगर मैप गिवन है तो उस मैप को रेफर करते हुए लोकेशन को डिस्क्राइब करना है आपने।
उसमें आप डायरेक्शंस का सहारा ले सकते हैं, अगर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड बताया हुआ है तो उसका सहारा ले सकते हैं, एरियाज के नाम बताए हुए हैं तो उसका सहारा ले सकते हैं, और इन सब बातों का सहारा लेकर आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई दिस इज हाउ इट इज। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप अगर खारान डेजर्ट को हम करते हैं तो भाई खारान डेजर्ट इज लोकेटेड इन द साउथ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान in the province Balochistan. It is located at a latitude of 28 degrees north. ठीक है। It is located towards the north east of Iran. ठीक है, अगर आप देखें तो ईरान का नॉर्थ ईस्ट है, पाकिस्तान का साउथ वेस्ट है, बलूचिस्तान का प्रोविंस है, और वहां ये स्प्रेड ओवर हुआ हुआ है एरिया। सिंपल, डायरेक्शंस का सहारा लिया, लैटिट्यूड का सहारा लिया, 3-4 पॉइंट्स आपके ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। Study figure 2.2, a photograph of the part of third desert. State the two features of the desert shown. अब ये टोपोग्राफिकल फीचर्स की बात कर रहा है, जो बेसिकली हमने सैंड ड्यून्स और रोलिंग सैंड हिल्स और सैंड प्लेन्स डिस्कस किए थे उसकी बात कर रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि जी पिक्चर हमने आपके साथ शेयर की है, उस पिक्चर को रेफर करते हुए बताएं। तो जरा देखते हैं वो पिक्चर क्या है। ये वो पिक्चर है, ये कह रहा है कि ये थर्ड डेजर्ट की पिक्चर है। यहाँ आपको रोलिंग सैंड प्लेन्स नजर आ रहे हैं, यहाँ आपको स्केर्स वेजिटेशन नजर आ रही है, यहाँ सैंड ड्यून्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये वही है टोपोग्राफिकल फीचर्स हैं। तो अगर आपको वैसे भी टोपोग्राफिकल फीचर्स याद हैं तो इसको आइडेंटिफाई करना आसान होगा। तो ये आपने यहाँ पर जो है टोपोग्राफिकल फीचर्स का लिखना है। नेक्स्ट वो पूछ रहा है कि भाई एक्सप्लेन हाउ डेजर्ट एरियाज इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ रोड नेटवर्क्स इन पाकिस्तान, यानी डेजर्ट्स में रोड बनाना मुश्किल है आसान है क्या है, वो उसके बारे में क्वेश्चन कर रहा है आपसे। ठीक है, अगर मैं डेजर्ट एरियाज की अगर बात करूं तो इट इज डिफिकल्ट टू डेवलप रोड्स इन द डेजर्ट एरियाज बिकॉज ऑफ द अनइवन टेरेन अवेलेबल, देयर इज रगेड लैंडस्केप एंड सैंड इज अवेलेबल एवरीवेयर। दूसरा ये है कि इन द डेजर्ट एरियाज स्किल्ड लेबर इज नॉट अवेलेबल, therefore building of roads becomes difficult. Moreover, the climate in the desert areas is extremely hot, and in such climate, uh, construction of roads becomes so difficult. यहाँ आप ये भी लिख सकते हैं कि the government has not facilitated the development of roads, and therefore basic necessities of life या machinery required for road development is not available. इस तरह की कोई भी बात उसमें की जा सकती है। पार्ट सी क्या है, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड ऑन डे लेंथ एंड टेम्परेचर इन पाकिस्तान। अच्छा, लैटिट्यूड का इफेक्ट मैंने बताया था कि ये इक्वेटर वाला मामला है कि एरियाज क्लोजर टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस हाईएस्ट टेम्परेचर एंड एरियाज अवे फ्रॉम द इक्वेटर एक्सपीरियंस लोअर टेम्परेचर। अगर डे लेंथ की बात करें तो एरियाज क्लोजर टू द इक्वेटर एक्सपीरियंस आ हायर डे लेंथ। इन पाकिस्तान द डे लेंथ इज अबाउट 10 to 11 hours in a day, which is because Pakistan is located at a latitude of 24 degrees north of the equator। क्योंकि पाकिस्तान इक्वेटर के कुछ हद तक करीब है, अप टू सम एक्सटेंट। ठीक है ना, 24 डिग्रीज पे है पाकिस्तान, इस वजह से पाकिस्तान में डे लेंथ ज्यादा होती है। इक्वेटर के आप जितना करीब जाएंगे डे लेंथ उतनी बढ़ती है, डे लेंथ 12 आवर्स तक जाती है। ठीक है, पाकिस्तान में डे लेंथ तकरीबन 10 आवर्स की होती है ऑन एवरेज। अब ये है कि यहाँ पर आजकल दिन शुरू हो रहा है सुबह 6 बजे, ठीक है, और शाम होने लगती है तकरीबन 4 बजे तक, 4-5 बजे तक शाम होने लग जाती है। तो डे लेंथ की अगर एवरेज निकालें तो हमने कहा जी डे लेंथ आपके पास जो है वो 10 to 11 आवर्स की है। टेम्परेचर की बात करें तो हमने कहा सिंस पाकिस्तान इज लोकेटेड एट अ लैटिट्यूड ऑफ 24 डिग्रीज नॉर्थ, देयरफॉर पाकिस्तान एक्सपीरियंसेस अ हायर टेम्परेचर। Specifically, the southern part of Pakistan is located near to the Tropic of Cancer. Therefore, there is a high temperature available. Next question क्या है भाई? Which of the following factors cause seasonal variation in Pakistan's climate? Tick the boxes in the table below. अच्छा, ये इस तरह का सवाल पिछली 2-3 अटेम्प्ट से आने लगा है, पहले नहीं आता था इस तरह का सवाल। अब वो देता है कि कुछ फैक्टर्स देता है और आपको कहता है कि जी टिक लगा के बताएं कि किस फैक्टर से जो है वो इन्फ्लुएंस ज्यादा है या किस फैक्टर से इन्फ्लुएंस कम है। तो एयर प्रेशर डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करेगा क्लाइमेट को, लैंड यूज इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, रेनफॉल इन्फ्लुएंस करेगी, सॉइल टाइप इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, टेम्परेचर इन्फ्लुएंस करेगा, वाटर क्वालिटी इन्फ्लुएंस नहीं करेगी, विंड डायरेक्शन इन्फ्लुएंस करेगी। तो ये थोड़ा सा देखना होगा आपको कि भाई क्लाइमेटिक फैक्टर्स कौन से हैं।
जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। रिपीट करें, क्या कह रही हैं? सीजनल वेरिएशंस का क्या मतलब? सीजनल वेरिएशन का मतलब है कि बेसिकली क्लाइमेटिक चेंजेस, ये जो क्लाइमेटिक चेंजेस होती हैं पाकिस्तान में, कभी सर्दी है कभी गर्मी है, ये सीजनल वेरिएशंस हैं। तो वो कह रहा है कि ये पाकिस्तान के क्लाइमेट में कभी सर्दी जो हो जाती है, कभी गर्मी जो हो जाती है, कभी माइल्ड क्लाइमेट हो जाता है, कभी एक्सट्रीमली हॉट हो जाता है, तो इसके रीजंस क्या हैं? उसका रीजन एयर प्रेशर है, विंड डायरेक्शन है, रेनफॉल है, टेम्परेचर है। वाटर की क्वालिटी का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना भाई टेम्परेचर से या सीजनल वेरिएशन से। भाई गर्मी हो रही है या सर्दी हो रही है, उसका वाटर की क्वालिटी से तो कोई लेना देना नहीं है। आपको साफ पानी मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है इस बात से। दिस इज हाउ इट इज। नेक्स्ट है, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिड क्लाइमेट इन पाकिस्तान। एरिड क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है वो। एरिड क्लाइमेट बेसिकली इट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय ड्राइनेस, extremely hot climate with dusty winds in the area। ठीक है, रेनफॉल इज स्कैर्स इन द एरिया, बहुत कम रेनफॉल होती है, शदीद गर्मी होती है यहाँ पर। माइनिंग कैन बी डन इन द एरिया, द लैंड इज बैरन, और इसमें यह है कि फार्मिंग कैन नॉट बी डन ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, तो एरिड क्लाइमेट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एरिड क्लाइमेट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एक और चीज है, देर इज अ लैक ऑफ वेजिटेशन इन द एरिड क्लाइमेट। आपके पास बहुत ज्यादा ट्रीज जो हैं वो ग्रो नहीं करते हैं एरिड क्लाइमेट में। पार्ट डी देखें। In 2019, more than 1.2 million people experienced food shortages in the south of Pakistan due to drought. Evaluate the extent to which extremes of climatic influence the lives of the people and economy in Pakistan. Give reasons to support your judgment and refer to examples you have studied. You should consider different points of view in your answer. 6 मार्क वाला वो क्वेश्चन है कि जो बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है, वरना यूजुअली बच्चे इतना कंफ्यूज होते नहीं है। 6 मार्क वाले के अंदर जो है वो अच्छे अच्छे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये क्या हो गया। तो 6 मार्क वाले क्वेश्चन को जरा गौर से समझ लीजिएगा कि इसको करने का तरीकेकार क्या है। 6 मार्क वाले क्वेश्चन में यू आर रिक्वायर्ड टू राइट डाउन 3 स्ट्रेटजीज, 3 प्रॉब्लम्स एंड अ कंक्लूजन। सवाल पूछ कह रहा है, सवाल पूछ रहा है कि अगर क्लाइमेट एक्सट्रीम है, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट है, तो वो उस जगह पर लोगों की लाइफ्स पर जो है वो क्या इन्फ्लुएंस करेगा। और उसने एक्सट्रीम क्लाइमेट के ऊपर एक केस लिख कर दिया है जिसके अंदर उसने बताया है गर्मी। ठीक है, उसने लिखा है कि पीपल एक्सपीरियंस्ड फूड शॉर्टेजेस ड्यू टू ड्राउट। ड्राउट होता है एरिड क्लाइमेट में, जब क्लाइमेट में एरिडिटी होती है, ड्राइनेस होती है, टेम्परेचर हाई होता है, तो उसकी वजह से ड्राउट आ जाता है। तो सवाल में वो कह रहा है कि भाई अगर ड्राउट एक्सपीरियंस हो रहा है, तो ड्राउट के एक्सपीरियंस हो जाने की वजह से जो है वो फिर क्या प्रॉब्लम आने वाली है, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। तो अब हमें यहाँ पर बताना है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी लोगों पर। ठीक है, उसको दूर कैसे किया जाए उसकी भी बात करेंगे, कंक्लूजन भी देंगे। तो हमने कहा कि भाई extremely hot climate available in an area results in the land turning barren since no rainfall occurs in the area। ठीक है, moreover extremely hot climate results in the death of animals which causes food shortages। The lakes and the ponds they turn dry, resulting in shortage of drinking water available for the people। The third desert is a good example, which experiences a permanent drought, and the people are diagnosed with issues of kidneys due to lack of safe drinking water available। ये तो प्रॉब्लम्स हो गई। अब आ जाएं स्ट्रेटजीज की तरफ। The government is required to provide the people with safe drinking water so that the people can easily live in the area। The government should provide the people with better infrastructure facilities such as air conditioners or ventilated houses so that the people can live easily and survive। Moreover, afforestation projects should be initiated in the areas in order to avoid the land turning barren or soil erosion, which is also going to provide habitat for the animals। अब यहाँ आप किसी एफोरेस्टेशन प्रोजेक्ट का नाम लिख लें
कि आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम हैज बीन ट्राइंग इनिशिएटिंग एफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स इन द एरिड जोन्स ऑफ पाकिस्तान। सिंपल। ये याद रखें कि अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को रेफर करते हैं, इसके अंदर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखते हैं, तो दैट इज गोइंग टू बी अ प्लस पॉइंट। और फिर फाइनली कंक्लूजन कि although arid climate influences the lives of the people and it results in deaths on a large scale, however the government is required to work on it and to provide solutions to the problems to the people so that the death rate in these areas can be reduced. सिंपल। ये इसका सोल्यूशन है, ये पार्ट डी का आंसर है। फिर मेरा क्वेश्चन है, बोले। सर वो पिछले क्वेश्चन से एक सवाल है सर, उसमें हमसे पूछा था कि वो एयर क्लाइमेट का सॉरी क्लाइमेटिक चेंजेस को अफेक्ट करते हैं या नहीं। तो सर उसमें लैंड यूज भी एक ऑप्शन था और आपने कहा था कि लैंड यूज को टेक नहीं करेंगे, लेकिन सर हम्म लैंड यूज अफेक्ट नहीं करता क्योंकि सर जो लाइक सर तो हम्म लैंड की वजह से जो क्लाइमेट होता है उससे भी इन्फ्लुएंस होती है, क्योंकि सर एक्सचेंज ऑफ हीट होती है सर अर्थ की सरफेस और लाइक एटमॉस्फेयर से। हम्म ठीक है। सर हम लैंड यूज को भी नहीं टेक करेंगे या करेंगे। देखिए देखिए, लैंड यूज इस तरह है कि अगर आप लैंड यूज कर रहे हैं, जमीन को यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जमीन को यूज करने से डायरेक्टली क्लाइमेट चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्टली सीजनल वेरिएशंस नहीं हो रही हैं। हाँ, वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। उसने यहाँ ग्लोबल वार्मिंग नहीं पूछी है, आप जो बात कर रही हैं वो ग्लोबल वार्मिंग की तरफ लेके जाती है या ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरफ लेकर जाती है। अगर वो ये कहता कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स क्या हो रहे हैं, तो हम डेफिनेटली टिक करते हैं उसको, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसने यहाँ इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स की बात नहीं की है और उसने हमसे टर्म यूज की है सीजनल वेरिएशन, तो यहाँ हम स्पेसिफिकली जो है वो मेंशन करेंगे उसको, जो डायरेक्टली सीजनल चेंजेस को जो है वो इफेक्ट कर रहा है, उसको स्पेसिफिकली मेंशन करेंगे हम। दिस इज हाउ इट इज। ओके सर। पार्ट थ्री देखिएगा, अ डायग्राम शोइंग थ्री मेथड्स ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन। अच्छा, ये डायग्राम बड़ी पुरानी है, ये कई दफा आ चुकी है। एक एडिट माइनिंग है, एक शाफ्ट माइनिंग है, एक ओपन कास्ट माइनिंग है। बहुत कॉमन डायग्राम है ये। यूजिंग फिगर 3.2 आइडेंटिफाई द टू फीचर्स ऑफ द माइन शोन। अब वो कह रहा है कि एक पिक्चर हमने अटैच की है, उसको देख के बताएं कि भाई माइन जो दिखाई गई है उसके क्या फीचर्स हैं। नाउ दिस इज एडिट माइनिंग। Railway carriages are being used to transport the mineral out of the land. Adit mining is being done. Lights have been installed in order to provide way for the miners to go. ठीक है, the mine has been cleaned और जो भी रॉक्स वगैरह थे उनको हटाया गया है so that easily the mineral can be extracted. तो कोई भी फीचर्स जो आपको नजर आ रहे हो वो आइडेंटिफिकेशन में तो इस तरह है कि एनी फीचर्स दैट यू सी यू कैन राइट देम इजीली। Suggest how coal is extracted from the type of mine shown. अच्छा, कोल की एक्सट्रैक्शन की अगर बात करें तो सिंस कोल इज हॉरिजॉन्टली स्प्रेड ओवर इनसाइड द माइन, so adit mining is being done wherein a horizontal shaft is being dug. The miners, they go inside along with the carriages, they get the mineral into the carriages and bring it out. This is basically the process of bringing coal out of this kind of mine. अच्छा जी, इसके अलावा ये है कि अगर बात की जाए तो इट इज आस्किंग अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रीन्यूएबल एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। Renewable resources, all those resources which are unlimited in quantity are going to be called as renewable. All those resources which are limited in quantity are called as non-renewable. क्लासिफिकेशन मांग रहा है, क्लासिफाई कर देंगे, कोल, गैस, ऑयल, ये आपके पास नॉन रिन्यूएबल आ जाएगा, बाकी हाइडल, सोलर, विंड रिन्यूएबल में आ जाएगा। ये पाई डायग्राम है, यहाँ परसेंटेजेस गिवन है और इन परसेंटेजेस को प्लॉट करना है। अच्छा, एक
गलती आप लोग क्या करते हैं कि आप लोग उल्टा शुरू कर देते हैं इसको, यानी पहले 9 को प्लॉट करते हैं, फिर 27 को, फिर 64 को। देखिए याद रखें, ये ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम अप्रोच होती है। उसने अगर पहले 64% लिखा है तो सबसे पहले 64% को लोकेट किया जाएगा। हम क्या कर रहे हैं कि जी हम अपनी मर्जी से लोकेट कर रहे हैं, किसी को कहाँ किसी को कहाँ, नहीं। सीक्वेंस आउट हो गया, वो मार्क्स नहीं देगा। ये बात समझ लेने की है। सोलर का एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछ रहा है। सोलर का एडवांटेज की बात की जाए तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई कंबस्शन नहीं है, कोई एयर पोल्यूशन नहीं है, कोई वाटर पोल्यूशन नहीं है। सोलर का एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करूं कि इफ इट इज अ क्लाउडी डे और सन इज नॉट अवेलेबल, द एनर्जी इज नॉट गोइंग टू बी जनरेटेड एट द नाइट एज वेल, देयर इज गोइंग टू बी नो एनर्जी इफ देयर आर नो बैटरीज अवेलेबल। ये सब इसके डिसएडवांटेजेस हैं। पार्ट डी की तरफ आ जाएं तो ये कह रहा है कि पाकिस्तान प्लान्स टू जनरेट 60% ऑफ इट्स पावर यूजिंग रीन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, yet coal fired power stations are being rapidly developed. In 2016 there was one coal fired power station, and by 2019 there were 9, providing 15% of Pakistan's electric supply। यानी कि ओवरऑल बात की जा रही है कि कोल फायर्ड पावर प्लांट्स पाकिस्तान के पास ज्यादा हैं, जो कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। To what extent is it possible for Pakistan to generate more of its power from renewable energy? यानी कि अब यहाँ हमें स्ट्रैटेजीज चाहिए, किस तरह पाकिस्तान रीन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, कौन कौन से मेथड्स पाकिस्तान के लिए ज्यादा सूटेबल हैं। उन तमाम मेथड्स की बात करेंगे, कॉमन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, और फिर कंक्लूजन देंगे। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट मैं आप लोगों को बताता हूं कि पाकिस्तान कैन मेक यूज ऑफ सोलर प्लांट सिंस पाकिस्तान एक्सपीरियंसेस सनी डेज फॉर अबाउट 300 डेज इन अ ईयर। ठीक है ना, एक साल में 300 डेज जो हैं वो सनी डेज होते हैं, या मोर देन 300 डेज सनी डेज होते हैं। तो यू कैन एक्सपीरियंस सोलर पावर इजीली, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा ये है कि पाकिस्तान कैन इजीली Pakistan can easily set up wind power stations near to the coastal zone, since those are the open areas and wind is blown on a large scale। ठीक है। इसके अलावा ये है कि पाकिस्तान कैन इंस्टॉल हाइड्रो पावर प्लांट्स इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ द एल्टीट्यूड एंड प्रेशर ऑफ द रिवर वाटर अवेलेबल। तो हाइड्रो भी सूटेबल है, विंड पावर भी सूटेबल है, और solar भी suitable है। Moreover, wave power plants can be installed inside the Arabian Sea, which will help in generating electricity for the coastal zone। तो ये हम सूटेबिलिटी बता रहे हैं कि भाई कौन कौन सा पॉइंट जो है वो सूटेबल है और किस किस तरह वो सूटेबल है, उसकी सूटेबिलिटी को हम बता रहे हैं। फिर आ जाएंगे हम इसकी प्रॉब्लम्स की तरफ। प्रॉब्लम्स को हमने आइडेंटिफाई किया और हमने प्रॉब्लम्स के अंदर कहा कि भाई सिंस पाकिस्तान is experiencing a economic crisis and investment is not available with the government to invest in modern projects, the skilled labor required for setting up of solar or wind power plants is not available in the country, the modern technology and the machinery required to generate energy from renewable sources is not available in the country। तो वो फिर कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स आ जाएंगी, क्योंकि हम यहाँ बहुत सारे मेथड्स की बात कर रहे हैं तो किसी एक मेथड का डिसएडवांटेज हम डिस्कस नहीं कर सकते, सारे मेथड्स के डिसएडवांटेज पर बात करेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव टू बिल्ड डैम्स, सो हाइड्रो पावर बिकम्स डिफिकल्ट। या फिर ये है कि सोलर पावर इज नॉट द मेथड विच कैन बी ऑप्टेड एट ऑल टाइम्स बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल 24/7। और फिर फाइनली इसका कंक्लूजन आ जाएगा। नाउ द कंक्लूजन इज टोटली अप टू यू। और उसमें फॉर एग्जांपल आप लिखें कि भाई since Pakistan plans to generate 60% of its energy by renewable methods, so it is better for Pakistan to install solar, wind, and hydro power plants across the country, which will help in providing cheaper electricity to the people across Pakistan. This is how it is going to be. सर हम इसमें पैराग्राफिंग करते हैं। डेफिनेटली पैराग्राफिंग करें। पैराग्राफिंग इसलिए करें ताकि आपको ये याद रहे कि आपने किस चीज़ के कितने पॉइंट्स लिखे हैं। वैसे कोई पैराग्राफिंग की एग्जामिनर की तरफ से रिक्वायरमेंट नहीं है, आप ना भी करें अगर पैराग्राफिंग और आंसर को बगैर पैराग्राफ के लिख दें तो भी सही है, एक्सेप्टेबल है। पैराग्राफिंग हम क्यों करते हैं? पैराग्राफिंग हम इसलिए करते हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने एडवांटेजेस लिख दिए या उसकी स्ट्रेटजीज लिख दी, उसकी प्रॉब्लम्स लिख दी, उसका कंक्लूजन लिख दिया। अगर हम एक साथ लिखते हैं
क्योंकि एग्जाम में जल्दी बहुत हमें होती है, टाइम यूजुअली शॉर्ट होता है, तो हम लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं, और पैराग्राफिंग नहीं की तो अब हमें तो याद ही नहीं है ना कि कौन सी चीज लिखी थी और कौन सी चीज नहीं लिखी थी, किसको कितना मेंशन किया था, किसको कितना हाईलाइट किया था, वो याद ही नहीं है। तो वो सिचुएशन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, इस वजह से ये बेहतर होता है।